प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सीईटी एग्जाम 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम देखने वाले दोस्तों जो इस बार सीईटी का जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो पेपर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। ध्यान से कंप्लीट इसको पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करना है इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। जैसा का पेपर दोस्तों आपका सीईटी का होने वाला इस बार वैसा का वैसा पेपर लेके आया हूं, तो ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट करके जाना, ठीक है ना। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में सीधे मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज से अपनी सीईटी की तैयारी है वो स्टार्ट होती है। तो हमारे साथ आपको जुड़ जाना है और आपको घर बैठे शानदार सीईटी एग्जाम की तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको बेफिक्र हो जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको सीईटी की तैयारी है वो शानदार तरीके से करवा देंगे। तो चलिए क्लास का पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा आपसे देखते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में है। मतलब यहाँ पर बताना आपको सिंधु घाटी का कौन सा स्थान राजस्थान में है। कोड दीजिए यहाँ दोस्तों, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपन। तो सबको बताएं दोस्तों कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, कालीबंगा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। कालीबंगा की खोज दोस्तों की थी 1952 में आलमदन घोष ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ रहा है क्या आ रहा है, सबका सी ऑप्शन आ रहा है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। तो आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने, उदयपुर में स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ। अगर आपसे पूछे एकलिंग जी दोस्तों, तो एकलिंग जी है वो मेवाड़ के लोगों के आराध्य देवता हैं और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में बना हुआ है। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण उदयपुर में किस महाराणा के समय हुआ था। बप्पा रावल के काल में, जय सिंह के काल में, मोकल के काल में या कुंभा के काल में। तो एकलिंग जी मंदिर का निर्माण दोस्तों बप्पा रावल के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, बप्पा रावल के शासन काल में हुआ था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। बिल्कुल अगला सवाल क्या पूछा आपसे, और बप्पा रावल का अगर आपसे मूल नाम पूछे, वास्तविक नाम पूछे, तो बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था। बात करें विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की, तो दोनों ही कहां पर है, दोनों ही दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। अब बताओ इनका निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ दोस्तों है ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ दोस्तों है ये कुंभा के द्वारा सारंगपुर का युद्ध दोस्तों जो 1437 में होता है, इस युद्ध को कुंभा जीत जाता है। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिली इमारत है। इसका वास्तुकार जैता, पूंजा और पोमा और नापा था, ठीक है। तो उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है, कमेंट करेंगे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, यहाँ अपन कह सकते हैं मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन या राव मालदेव। तो मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो दोस्तों राव चंद्रसेन कहलाता है। किसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला पूछा है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था। दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो दिल्ली पर दोस्तों अधिकार करने वाला प्रथम जो अंग्रेज या प्रथम चौहान शासक अगर आपसे पूछे ना, तो प्रथम चौहान था विग्रहराज चतुर्थ। इसने दोस्तों बीसल दिल्ली की उपाधि है वो धारण की थी। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अजमेर में स्थित ढाई दिन का झोपड़ा या तात्कालीन संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था। बात करेंगे ढाई दिन के झोपड़े के बारे में। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में है। तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। फिर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इसको तोड़वाकर वहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बात करें दोस्तों रणथंभौर युद्ध के बारे में,
तो इसी समय क्या होता है, राजस्थान का पहला शाखा होता है। रणथंभौर युद्ध दोस्तों है वो 1301 में किसके मध्य होता है, अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के बीच होता है। और यहीं पे क्या होता है, राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला शाखा कहां पर हुआ था? लो भाई साहब, सवाल आ गया है कि राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ था। तो यह होता है 1301 में रणथंभौर में। किसके मध्य युद्ध होता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के बीच युद्ध में दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। इसे राजस्थान का पहला जोर या राजस्थान का पहला शाखा है वो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर कमेंट करना है, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला था कीर्तिपाल। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? कीर्तिपाल ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अगर बात करें हवा महल के बारे में, हवा महल दोस्तों है ना, ये कहाँ पर है? हवा महल दोस्तों जयपुर में है। ये दोस्तों 9 मंजिला है, बिल्कुल सॉरी 5 मंजिला। विजय स्तंभ 9 मंजिला है दोस्तों, हवा महल 5 मंजिला है। कभी कभी इसकी मंजिलें भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हवा महल का निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था, तो वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया दोस्तों? 1799 में, ठीक है ना। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल का वास्तुकार था वो लालचंद उस्ताद था। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, जयपुर का कौन सा शासक कवियों में अपना नाम उपनाम ब्रजनिधि के नाम से लिखता था, है ना। कविता में अपना उपनाम दोस्तों है वो ब्रजनिधि लिखते थे। वो कवि कौन थे आपके? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो वो कवि थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह अपनी कविताओं में दोस्तों अपना नाम है वो ब्रजनीति के नाम से लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ, जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? यहाँ पर बताना है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? तो मिर्जा राजा दोस्तों जय सिंह को मिर्जा का जो खिताब प्रदान किया था वो दिया था शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या कहा था? मिर्जा राजा का उपाधि या खिताब दिया था। अगला पूछा, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता है वो है सवाई जय सिंह द्वितीय। कौन है दोस्तों? सवाई जय सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कविवर बिहारी मल किसके दरबार में थे? बात करें बिहारी मल की दोस्तों, तो कवि बिहारी मल किसके दरबार में थे? तो ये दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। ठीक है ना, कविवर बिहारी मल है वो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में दोस्तों थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, आमेर के शासक भारमल ने अपनी अधीनता कब स्वीकार की थी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आमेर का शासक भारमल है ना, वो क्या करता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, फिर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह है वो अकबर के साथ करवा देता है। बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल 1662 दोस्तों। 1662 में ये क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, 1562 ईस्वी ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे आरपीएसडीएफ पे मिलने वाला है। जिसने भी आरपीएसडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, बहुत ही कम दोस्तों प्राइस में आपको हमारे पास बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पूरा कोर्स है वो मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आरपीएसडीएफ को डाउनलोड करो, उसमें 10+2 और दोस्तों 12th ग्रेजुएशन लेवल का है, दोनों ही आपको मिल जाएगा। डाउनलोड आरपीएसडीएफ। अगला पूछा है दोस्तों, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सर्वप्रथम किसने विवाह किया था? देखो ये प्रश्न घुमा फिरा के आ गया कि भाई 1562 में भारमल क्या करता है दोस्तों? बिल्कुल भारमल दोस्तों है वो अपनी पुत्री का विवाह है वो अकबर से करवा देता है। ठीक है, तो बिल्कुल तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा हरकुबाई। हरकुबाई का विवाह है ना दोस्तों भारमल क्या करता है? अकबर से करवाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्तरशला का निर्माण करवाया? यहाँ पर बताना है कि किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्तरशला का निर्माण करवाया था। तो वो शासक था राव उमेद सिंह। कौन था दोस्तों? राव उमेद सिंह ऑप्शन आपका राइट है। ये जो मैं आपको मॉडल पेपर करवा रहा हूँ ना, हूबहू जब आपका एग्जाम होगा तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से देख लेना और सारे सवाल याद कर लेना। अगला पूछा, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? बताओ भाई कोटा की स्थापना किसने की थी? कोटा का संस्थापक पूछा है दोस्तों,
कोटा है, इसका प्रथम शासक था माधो सिंह। तो माधो सिंह ही क्या था दोस्तों, कोटा का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब राजस्थान का ऐसा किला दोस्तों जिसे चिड़ियाटुक भी कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मेहरानगढ़ भी कहा जाता है। तो वो दुर्ग है दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। ये किस पहाड़ी पे बना हुआ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इस किले को दोस्तों चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है। और साथ साथ में इसे मयूर ध्वजगढ़ है वो भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन, झालावाड़, नाहरगढ़, रणथंभौर। देखो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है इन चारों में से गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग दोस्तों काली सिंधु और आबू के संगम पे बना हुआ है। जल दुर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं जल दुर्ग। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, ये राइट रहेगा। ये गागरोन दुर्ग दोस्तों है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। ठीक है आगे बढ़े। अगला सवाल पूछा, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। बयाना में क्या है दोस्तों, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। तो यहाँ पर बताना ये वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये किस काल का माना जाता है। तो बिल्कुल ये गुप्त काल का, किस काल का दोस्तों माना जाता है, गुप्त काल का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। बिल्कुल अबुल फजल कहता है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं बट ये दुर्ग क्या है, ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। तो कमेंट करना है अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करो। रणथंभौर को, बिल्कुल रणथंभौर के बारे में कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं बट ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग में जयवाण तोप स्थापित है। जयवाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप दोस्तों है, जो कि कहाँ पर है, तो ये बिल्कुल आपके जयगढ़ जयपुर में दोस्तों है। जयगढ़ जयपुर में तोप बनाने का कारखाना भी है, तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। अगला पूछा है, कोमलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम क्या था। कोमलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद जिले में है और इसका शिल्पी अगर आपसे पूछे तो मंडन क्या था दोस्तों, मंडन है वो कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, और कोमलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ फिर, त्रिकुटी वाला 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है। त्रिकुटी दोस्तों 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो वो है जैसलमेर में, है ना। जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर है ना वो अपने हवेलियों का शहर कहलाता है। और राजस्थान का जैसलमेर जिला में कौन सा किला बड़ा हुआ है, सोनार किला दोस्तों, सोनार किला है ना। जैसलमेर को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों 1799 में करवाया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला पूछा है, पटवों की हवेली कहाँ पर है। बात करें पटवों की हवेली की दोस्तों, तो राजस्थान में हवेलियों का शहर है जैसलमेर। यहीं पे क्या है, यहीं पे पटवों की हवेली है और पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए गजनेर पैलेस है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, गजनेर पैलेस। तो फटाफट कमेंट करेंगे गजनेर पैलेस कहाँ पर स्थित है। देख लो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गजनेर पैलेस है वो बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पर है, बीकानेर में। अगला पूछा, बनी ठनी चित्र का संबंध है मेवाड़ शैली से, बूंदी शैली से, बीकानेर शैली से या किशनगढ़ शैली से दोस्तों। बनी ठनी चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इस चित्र का संबंध है वो रहेगा किशनगढ़ से। किशनगढ़ शैली के प्रमुख राजा नागरीदास थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी किशनगढ़। अगला पूछा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है। मतलब ऐसी दोस्तों चित्रकारी जिसमें क्या होता है, ऊंट की खाल पे चित्र बनाए जाते हैं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊंट की खाल पे चित्र बनाना उस्ता कला कहलाता है और उस्ता कला है बीकानेर की दोस्तों। कहाँ की है, बीकानेर शैली की। अगला पूछा है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। मतलब ऐसी चित्र शैली जिसमें क्या किया हो, पशु पक्षियों को महत्व दिया हो, पशु पक्षियों के चित्र बनाए हो दोस्तों, वो शैली कौन सी है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बोनी चित्र शैली में दोस्तों पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, इस कारण ये दोस्तों चित्र शैली है पशु पक्षियों की चित्र शैली कहलाती है। और महाराजा उमेश सिंह का काल दोस्तों है वो बूंदी शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बूंदी चित्र शैली। अगला पूछा, बिजूलिया में तलवार बंदाई कर किसने लगाया। बात करें तलवार बंदाई कर के बारे में दोस्तों, तो फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिजूलिया में तलवार बंदाई कर दोस्तों है वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने।
किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने द्वारा लगाया गया था। अगला पूछा है विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया? कमेंट करेंगे दोस्तों। विजय सिंह पथिक है ना, इन्होंने बिजुलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया? विजय सिंह को दोस्तों भारत में क्या कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों भाग लिया था, वो लिया था 1917 में। विजय सिंह पथिक है दोस्तों, वो 1917 में बिजुलिया किसान आंदोलन में भाग लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है समसभा की स्थापना किसने की थी? देखो समसभा की स्थापना है वो 1883 में दोस्तों किसने की थी? गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया ना, क्लास को फटाफट तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सीईटी की और भी क्लासें हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और जिसने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी आरपी स्टडी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लो। और बताओ 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? 1910 की जो वीर भारत सभा थी ना, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। अगला पूछा आपसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? बात करेंगे राजस्थान सेवा संघ के बारे में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों किसने की थी, ये आपको बताना है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों विजय सिंह पथिक ने 1919 में। कहाँ पर? वर्धा महाराष्ट्र में। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ है वो राजस्थान में क्या है दोस्तों? एकीकरण का पहला चरण है। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि मत्स्य संघ का एकीकरण है जो ये बिल्कुल राजस्थान में विलय कब होता है? ये होता है 1949 में, ठीक है ना। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय होता है 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? देखो बात करें दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के बारे में, तो एकीकरण है वो 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का सबसे बड़ा चरण था वो चतुर्थ चरण था, और पहला चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। बहुत बार सवाल आ चुका है, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा है बम नृत्य का संबंध कौन से स्थान से है? अलवर, उदयपुर, शेखावाटी या मारवाड़? देखो आगे हिंदी भी आएगी, साइंस भी आएगी, जो जो आपके सिलेबस में है ना कंप्लीट मॉडल पेपर है, तो ध्यान से देखना। बम नृत्य का संबंध अगर आपसे पूछे तो बम कहाँ करते हैं दोस्तों? बताओ। बम नृत्य करते हैं दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल अलवर भरतपुर में दोस्तों क्या करते हैं? होली के अवसर पे पुरुषों के द्वारा बम नृत्य किया जाता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? मतलब संकरीय नृत्य है ना, ये कौन करता है? राजस्थान का संकरीय नृत्य दोस्तों है ये करते हैं कालबेलिया जाति के द्वारा। कौन करता है? कालबेलिया करते हैं। अगला पूछा रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? रामसनी संप्रदाय के लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? फुलडोल महोत्सव मनाते हैं, ठीक है ना। फुलडोल महोत्सव का संबंध है वो रामसनी संप्रदाय से है, और इसकी प्रधान पीठ अगर आपसे पूछ ले तो वो है शाहपुरा में। कहाँ पर है? शाहपुरा, उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थल ये है? ददरेवा, रामदेवरा, करनाल, गोगामेड़ी। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है ददरेवा चूरू। अगला पूछा राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने क्या किया दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो वो लोक देवता कौन थे आपके दोस्तों? वो थे गोगा जी महाराज। गोगा जी को 4 पीर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलिनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में कब भरता है? देखो मलिनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। अब बताओ ये भरता कब है? मलिनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा में भरता है चैत्र के महीने में। कब भरता है? चैत्र माह में भरता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? इनमें से किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है दोस्तों? है ना, हाड़ौती का सुरंगा मेला है वो चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। ये दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़ में भरता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है? बी को सही कर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में सातुड़ी तीज का त्यौहार है वो कब मनाते हैं? तो राजस्थान में सातुड़ी तीज मनाते हैं बिल्कुल, यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है। अगला पूछा अशोकाष्टमी मनाई जाती है
त्योहारों से प्रश्न आ गया भाई साहब। देखो हर टॉपिक को मैंने कवर किया इस मॉडल पेपर में, तो ध्यान से देखना। अशोकाष्टमी मनाते हैं, वो मनाते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ को संकट चौथ भी कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर कमेंट करना ये कब मनाई जाती है। तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब? माघ कृष्ण चतुर्थी को। अगला पूछा है फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। अभी बात की थी मैंने फुलडोल महोत्सव राम सनई संप्रदाय द्वारा दोस्तों भीलवाड़ा शाहपुरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अमर सई किसका नाम है? अमर सई, विजय सई, गजर सई, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सभी के सभी है वो दोस्तों पगड़ियों की शैलियाँ हैं, पगड़ियों के प्रकार हैं। जसवंत शाही, चुंडावत शाही, उदय शाही, मान शाही, राठौड़ी, है ना, अमीर शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, ये सब क्या है राजस्थान में पगड़ियाँ होती है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा देखिए इंडिया जीके से। राजस्थान जीके हो गया कंप्लीट, अब अपन क्या पढ़ेंगे? इंडिया जीके पढ़ेंगे। इंडिया जीके से पूछा है महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। बात करेंगे हिमालय की औसत ऊंचाई के बारे में। हिमालय की औसत ऊंचाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर, सॉरी मीटर है, बिल्कुल 6100 मीटर है। वो क्या है दोस्तों? हिमालय की ऊंचाई है औसत। अगला पूछा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में तो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में दोस्तों है। कहाँ पर है? नेपाल में। कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या लोटसे या मकालू। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों है वो कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? बताओ भाई, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत में सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का उद्गम दोस्तों कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट कहाँ से होता है? हिमनद से होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में ये नदी भारत में प्रवेश करती है तथा गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ब्रह्मपुत्र। क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये कहाँ कहाँ पर बहती है? तो ये दोस्तों हमने तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में बहती है। कहाँ बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। अगला पूछा है राजस्थान के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? बिल्कुल भारत का पूछा, सॉरी इंडिया जी के है ना। तो यहाँ पर पूछा है भारत में कौन से प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत। कौन सा भारत? उत्तर पूर्वी भारत दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष है ये किस प्रकार के वनों के अंदर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ज्वारीय वन में। किस में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन में दोस्तों। अगला पूछा है भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो दोस्तों है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में दोस्तों। अगला पूछा है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुरा, देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों है वो है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। बिल्कुल देहरादून को अच्छे से पढ़ लेना। अगला पूछा है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पाए जाते हैं केरल में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? केरल में। अगर आप हमारा सीईटी का कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, इसलिए ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से सीईटी कोर्स को ज्वाइन कर लो। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना आरपी स्टडी को। अगला पूछा है जोहड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? बताओ भाई। जोहड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों है ये है बीकानेर में। यहीं पे क्या है? ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अगला पूछा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने कहाँ पर दोस्तों है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों है? भरतपुर में स्थित है। अगला पूछा है पंचायत राज व्यवस्था है। पंचायत राज व्यवस्था होती है ये किस प्रशासन की होती है दोस्तों? पंचायत राज व्यवस्था है ये क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? कमेंट करेंगे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र वो किसे सौंपता है?
तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को देता है। अगला पूछा है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं दोस्तों? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा एंजाइम होते हैं। एंजाइम दोस्तों होते हैं वो किस तरीके के उत्प्रेरक होते हैं? तो एक एंजाइम होता है वो क्या होता है दोस्तों? जैव उत्प्रेरक होता है। कैसा उत्प्रेरक होता है? जैव उत्प्रेरक। निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इनमें से बताना है कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो वो होता है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला पूछा दोस्तों आपसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस नाम से जाना जाता है? जो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं सूखी बर्फ। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूखी बर्फ कहा जाता है। अगला पूछा नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। नीला थोथा दोस्तों है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट में आता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा आँख का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना? आँख का वह भाग जहाँ पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। अगला पूछा है भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भोजन दोस्तों जब करते हैं अपन तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है दोस्तों? भोजन का सबसे अच्छा घटक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला पूछा दोस्तों शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है दोस्तों, वो किससे मिलती है? तो वो मिलती है वसा से। किससे प्राप्त होती है? वसा। ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है? संक्रमक रोग कौन सा होता है ये आपको बताना है। साइंस से काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना? तो निम्न में से संक्रमक रोग है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग है वो क्या है? अपने संक्रमण से फैलता है। अगला पूछा है संख्या देखिए 7, 9, 2, 1 का वर्गमूल क्या होगा? गणित का प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा ना कंप्लीट मॉडल पेपर है। यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको गुण 70 21 का वर्गमूल। तो मैं सीधा ही बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा? गुण 90 आएगा। आप कर सकते हो कॉपी में साथ साथ में, ठीक है? 91 26 93 का घनमूल बताना है यहाँ पर आपको। क्या बताना है? संख्या 91 26 73 का घनमूल। 91 26 73 का जो घनमूल होता है वो होता है 93। कौन होता है? 93। आप साथ साथ में कॉपी में करते रहो। अगला पूछा है 42 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 42 के आपको बताना है कुल कितने गुणनखंड होते हैं दोस्तों। तो 42 के गुणनखंड होते हैं बिल्कुल यहाँ पर 8 गुणनखंड होते हैं 42 के, ठीक है ना? 8 जो भी कमेंट कर रहा है 8 सही है। अगला पूछा है यहाँ पर आपको बताना है उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है 6, 8, 7, 9, प्रश्नवाचक 10 और 9। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है दोस्तों? 1 1 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो सीधी बात है, क्या प्लस हो रहा है? 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 8 के बाद 9, 10, यहाँ आ जाएगा 11 और प्रश्नवाचक के स्थान में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 8। आया समझ में? बहुत ईजी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी से प्रश्न पूछा है अनुभूति शब्द का विग्रह करना। आपको क्या करना? आपको यहाँ पर अनुभूति शब्द को विग्रह करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुभूति का विग्रह होगा अनुधन भूति। क्या रहेगा? अनुधन भूति मतलब अनुभूति हो जाएगा। अगला पूछा सफलता शब्द है। सफलता शब्द कैसा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सफलता शब्द है वो है संज्ञा दोस्तों। यहाँ पर सफलता है क्या है? एक प्रकार की संज्ञा शब्द है। अगला पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का है? पुरुषवाचक सर्वनाम का वाक्य है कि वह अवश्य कार्य से अजमेर गया है। वह अवश्य कार्य से अजमेर गया है। इसमें क्या है दोस्तों? एकदम पुरुषवाचक है, ठीक है? अगला पूछा अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त है। इनमें दोस्तों बताना है अनिश्चयवाचक से युक्त कौन सा वाक्य है। अनिश्चयवाचक है कि वह कुछ खा रहा था। निश्चय पता नहीं है कि क्या खा रहा था। यहाँ पर क्या लिख दिया? वह कुछ खा रहा था। मतलब कैसा वाक्य है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वाक्य है। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? यहाँ पर बताना है विशेषण से रहित वाक्य वो कौन सा हो जाएगा। तो वो है थोड़ा खाओ और खूब चबाओ।
ये क्या है, विशेषण से दोस्तों रहित वाक्य, इसमें विशेषण नहीं है। अगला पूछा है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण दोस्तों है ना, तो सार्वनामिक विशेषण है कि कोई आदमी आया था, ये कैसा विशेषण दोस्तों है, सार्वनामिक विशेषण है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर बताना कल है ना, कल रेखांकित शब्द कैसा है, कल यहाँ पर क्या रेखांकित दोस्तों है, तो कल है वो क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, क्रिया कितने प्रकार की होती है, कमेंट करेंगे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो क्रिया होती है 2 प्रकार की, अकर्मक क्रिया प्लस सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है, संजय यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत देर से टहल रहा है, तो इसमें क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है यहाँ पर, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। अजा समानार्थी शब्द है, यहाँ पर बताना अजा किसका समानार्थी होता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं का लाइक करो भाई, और देखो जो हिंदी की थ्योरी वगैरह है कैसे होता है, संधि वगैरह सब कुछ वो हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो कोर्स लेके पढ़ोगे ना तो फायदे में रहोगे। ठीक है ना, RP से कोर्स ज्वाइन कर लो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, तो अजा का समानार्थी होता है बकरी, बकरी वो क्या है, अजा का समानार्थी है। अगला प्रश्न पूछा है अग्नि किस शब्द का अर्थ होता है। अग्नि दोस्तों है ना, अग्नि शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, पावक। बिल्कुल, पावक क्या होता है दोस्तों, अग्नि का बिल्कुल अर्थ होता है। अगला पूछा है कौन सा फूल का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर बताना है फूल का समानार्थी है वो कौन सा नहीं है। तो मयंक जो होता है ना, मयंक फूल का प्रवासी नहीं होता है। ठीक है, अगला पूछा है इति शब्द का सही अर्थ भेद है। इति का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको शब्द अर्थ भेद बताना है दोस्तों। तो इति का शब्द अर्थ भेद होता है, इसका मतलब होता है संपत्ति और इसका मतलब दुखी या दुख। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा है जलद और जलज का सही अर्थ युग में। जलज है ना, जलद और जलज, पहले जलद का बताओ। जलद का मतलब होता है बादल और जलज मतलब कमल, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है किसमें केवल एक उपसर्ग लगा हुआ है ना, किसमें केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो एक उपसर्ग है वो है अभिभावक में, अभिभावक में ओनली फॉर एक उपसर्ग लगा हुआ है। अगला पूछा निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, जिसमें उपसर्ग है ही नहीं, उपसर्ग से रहित है, तो वो है यहाँ पर उद्यतन। उद्यतन शब्द है वो क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। इतिहास में अपन को बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग है वो किया जा सकता है। तो इतिहास में दोस्तों यहाँ पर एक प्रत्यय है ना, इतिहासी को बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्या उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा किस क्रम में शुद्ध वर्तनी नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी फिर तो अशुद्ध वर्तनी है वो है चारुताई की। ठीक है, चारुताई यहाँ पर क्या है, अशुद्ध वर्तनी का है। अगला पूछा पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फटाफट कमेंट करेंगे पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आएगा हिम्मत हारना, पाँव उखाड़ना। ठीक है दोस्तों, अगला पूछा है 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर कमेंट करना है 3 लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है, वो होता है अन्य से भिन्न होना। अन्य से भिन्न होना ही क्या कहलाता है, 3 लोग से मथुरा न्यारी। अगला पूछा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। एक अपना सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से प्रश्न पूछा है कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर करते AI का प्रयोग। AI दोस्तों है ना, आजकल बहुत डिजिटल हो गई है। AI की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंसी, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटी AI का पूरा नाम है, और ये आजकल बहुत तरीके से क्या है, तगड़े तरीके से वायरल हो रही है। अगला पूछा है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला कंप्यूटर वास्तव में कौन सा होता है। घर या फिर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कौन सा कंप्यूटर दोस्तों अपन यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। अब देखो जिसने भी वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करो, और जिसने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी क्लासें और मिलती रहे। ठीक है, टाइम टू टाइम। बाकी आपको CET की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आज से क्लास स्टार्ट है। सब्सक्राइब नाउ, जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है ऐप डाउनलोड करो RP स्टडी, और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।